अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है हमारा साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर्व और हिस्टैरिसीस कर्व, और हम ये भी कह सकते हैं कि हिस्टैरिसीस लूप के नाम से भी इस टॉपिक को हम देख सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को जैसे कि पता है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जितनी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, उन सब को बनाने के लिए हमें किसी ना किसी मैग्नेटिक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अब डिफरेंट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट है। जैसे कि हमें अगर ट्रांसफार्मर बनाना है या हमें कोई भी चीज़ बनानी है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बनती है, तो हमें डिफरेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। हम डायमैग्नेटिक को इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि एक्चुअली डायमैग्नेटिक एक परमानेंट मैग्नेट नहीं है, और आपको पता है कि डायमैग्नेटिक का जो डायपोल मोमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। जबकि हमारे पास अगर पैरामैग्नेटिक की बात की जाए तो पैरामैग्नेटिक ऐसा हमारे पास मटेरियल है जिसको जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते जाएंगे उतनी देर तक तो वो उसके जो डायपोल मोमेंट हैं पैरामैग्नेटिक के वो उसकी अलाइन रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को चेंज करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म करेंगे, तो वो दोबारा से डायपोल मोमेंट अपनी डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो वो भी एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम नहीं करता। तो अगर हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस बनानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए हमें परमानेंट मैग्नेट की ज़रूरत होती है। तो परमानेंट मैग्नेट एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसीलिए हम फेरोमैग्नेटिक की एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन देखते हैं और उसकी साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन को स्टडी करते हैं। हम कहते हैं फॉर मेकिंग एनी मैग्नेटिक एप्लीकेशन वो यूज मैग्नेटिक मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है कि इसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये अलाइन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में, और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे तो ये कुछ देर के लिए जो है, काफ़ी देर के लिए ये अलाइन ही रहते हैं इसके डायपोल मूवमेंट। ठीक है जी। तो हम कहते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये एक्चुअली दो हमारे पास जो है वो सबसे मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम देखते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो आपको ये पता है कि हम लोग क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल, हमने कोई भी ट्रांसफार्मर या कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए हमें किस मटेरियल की ज़रूरत होती है, हमें परमानेंट हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, इसके लिए हमें दो तरह की जो है वो ज़रूरत होती है, दो तरह की क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। एक हमारे पास होती है जी मैग्नेटिक फील्ड, और एक होती है मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास बी एच लूप है। जैसे कि आपको मैं इधर अगर बताऊँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये लूप बनती है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बी होता है, यहाँ पे हमारे पास एच होता है, और कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो एक साइकिल बनता है, एक लूप बनती है। तो हम कहते हैं कि एक्चुअली हम लोग ये दो क्वांटिटी जो मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक की दो क्वांटिटी देखते हैं, जो कि हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और दूसरी है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, आप एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। ठीक है, उन डोमेन में एक तरह के मैग्नेटिक डायपोल होते हैं, जैसे कि ये आपके पास होंगे, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब हम पीछे से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये सारे डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक इंडक्शन हो गई है अंदर, मतलब आपने पीछे से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो जितने भी डायपोल्स थे वो सारे अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन हो गई है। मतलब बी क्रिएट हो गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट हो गई है। और जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक इंडक्शन हुई है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक इंडक्शन हुई है, उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, जिसे एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम कहते हैं बी एच लूप इज अ कर्व इन ग्राफ इज एक्चुअली मैग्नेटाइजिंग कर्व। ये हमारे पास एक मैग्नेटाइजिंग कर्व है। इफ वी प्लेस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मटेरियल विल बिकम मैग्नेटाइज। जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मटेरियल हमारे पास मैग्नेटाइज हो जाता है। सो दैट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इनसाइड द मटेरियल दैट मैग्नेटिक इंडक्शन बी। ठीक है, हमारे पास जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आपने दी है, तो जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अंदर जितने भी डायपोल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं बी।
दैट फील्ड विच क्रिएट द मैग्नेटिज्म, जो फील्ड बाहर से, जो एक्सटर्नल फील्ड आपने दिया है जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म अंदर क्रिएट हुआ है, उस फील्ड को हम कहते हैं एच, जिसे हम कहते हैं जी ये हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जिसकी वजह से अंदर इंडक्शन क्रिएट हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो एच है वो हमारे पास कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, क्योंकि आपके पास वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसे आपने अप्लाई किया और आपके पास अंदर जितने भी डायपोल थे वो अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये एच जो है वो कॉज है, और एच और जो हमारे पास एच का जो इफेक्ट है, मतलब एच की वजह से जो अंदर डायपोल मूवमेंट अलाइन हुए हैं वो हमारे पास क्या है जी, बी है, वो आपके पास जो है वो मैग्नेटिज्म। अब आप देखें कि एच जो है वो एक कॉज है और जो बी है वो इस एच का अफेक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद हम कहते हैं व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड। अब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो जो अंदर डायपोल होते हैं, जो डायपोल होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दैट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इन अ सब्सटेंसेस बी, उस मैग्नेटिज्म को जो कि अंदर प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट जो है वो अलाइन हुए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, दैट इज बी। और वो फील्ड जिसने मैग्नेटिज्म को क्रिएट किया, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्चुअली है एच, जिसे हम कहते हैं जी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ आयरन रॉड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक आयरन रॉड ले लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू टर्न अ कॉपर वायर अराउंड इट, और हम उसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक आयरन का रॉड है, इसके ऊपर हमने कॉपर की वायर को इस तरह से कर दिया है, रैप कर दिया है, और इसको हमने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, और ये हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि हम करंट जो है वो कम ज़्यादा कर सकें। ठीक है। तो आप ये देखें व्हेन वी स्विच ऑन, जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करेंगे करंट प्रोड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या हुआ कि हमारे पास करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। जब करंट हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब ये है अगर करंट जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो ऊपर क्या बनेगा, साउथ पोल क्रिएट होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास ऊपर साउथ पोल और नीचे वाली साइड पे नॉर्थ पोल, तो हमारे पास कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट बनेंगे। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास साउथ पोल आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल आ जाता है। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायपोल मूवमेंट जो हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ से करंट जा रहा है, हमारे पास कुछ डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह से जनरेट हो जाएगी साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, डायपोल मूवमेंट्स आ जाएंगे। अब आप देखें व्हेन वी स्विच ऑन करंट प्रोड्यूस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा इन वन टर्न ऑफ कॉइल। अगर आप देखें तो एक जो टर्न है कॉइल का वो ये बिहेव कर रहा है, इसमें से इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट, और ये एक टर्न जो है वो साउथ पोल ऊपर आ रहा है और नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है, मतलब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है इस तरह। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हर कॉइल जो है उसका साउथ पोल ऊपर है क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। सो इट बिहेव लाइक साउथ पोल। So north pole and south pole is in every loop, और every loop में behave like a tiny magnet, और हर loop जो है वो tiny magnet की तरह behave करेगी। तो अगर आप देखें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सो वन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई रेलिवेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास जो है वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई आपके पास डायपोल मूवमेंट ने अपनी डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर ली। एज लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हम आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है क्योंकि आपके पास करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, और बी जो प्रोड्यूस हो रहा है आयरन रॉड में, वो भी आपके पास साउथ से नॉर्थ की तरफ ही प्रोड्यूस हो रहा है जो डायपोल मूवमेंट। वी विल इंक्रीज करंट, जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी, और वैसे वैसे जो डायपोल मूवमेंट है वो भी अपनी डायरेक्शन को अलाइन करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर आप ग्राफ देखें तो ये ग्राफ है जी हिस्टैरिसीस लूप का। अगर आप देखें तो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे मुकम्मल तौर पे सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो डायपोल हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तमाम डायपोल मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ये वो पॉइंट है। इसके बाद आप जितनी मर्जी फील्ड बढ़ाते रहें, जितना मर्जी करंट इंक्रीज करते जाएं, डायपोल मूवमेंट ने अब नहीं हिलना, उन्होंने उसी डायरेक्शन में रहना है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं। ठीक है, तो व्हेन करंट इंक्रीज इन रॉड इन सोलिनॉइड एच ऑल्सो इंक्रीज, बी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अब ये जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता जा रहा है,
ठीक है, अंदर अंदर डायपोल मोमेंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज करी जा रहे हैं, साथ साथ आपके पास जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती जा रही है। अब जैसे ही ए पॉइंट आएगा आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, डायपोल मोमेंट ने अब अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, उन्होंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो एट पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है उस पर तमाम के तमाम जो डायपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं। बी वैल्यू अब इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि जितने भी डायपोल मोमेंट हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। अगर आप एच को बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जितना मर्जी अब आप इंक्रीज करते जाए। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देयर आर मेनी एटम्स, अगर आप देखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इस टाइम इसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोवाइड की, एच इज इक्वल टू 0 है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब ये आपके पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हर डोमेन के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हैं। और अगर आप देखें तो ये डायपोल मोमेंट्स जो हैं डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, और ये क्यों एक तरह ही अलाइन है, ये आपको मैंने बताया था एक्सचेंज ऑफ कपलिंग की वजह से। हर डोमेन के अंदर जो डायपोल मोमेंट हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्यों होते हैं, एक्सचेंज ऑफ कपलिंग की वजह से, क्योंकि अगर एक एटम की फील्ड में दूसरा एटम आता है तो वो एक्सचेंज ऑफ कपलिंग हो जाती है और वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो अभी आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की, जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो व्हेन डायपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे आप डायपोल को प्लेस करेंगे टॉर्क प्रोड्यूस होगा और अलाइनमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड किया, तो सारे डायपोल जो हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गए हैं। अब जैसे ही आपने इंक्रीज की एज, जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की, अंदर जितने भी डायपोल थे वो उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होती गई। मतलब कुछ डायपोल होंगे जिनकी डायरेक्शन ऐसे होगी, वो जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे वो ऐसे ऐसे होते 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 ऐसे हो जाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे, तो डायपोल मूवमेंट भी अपनी डायरेक्शन पूरी की पूरी अलाइन कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। A point in curved loop is that point with when all dipole align in the direction of external magnetic field in maximum substance। अच्छा जी, वो कहते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे ये वाली कर्व है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है कि जिस पे आप जितना मर्जी एज अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाएं, आपके पास अब मजीद जो है वो डायपोल मूवमेंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, वो पूरे के पूरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब आप कहते हैं यहाँ पर आके कि अब हम कहते हैं कि ये तो वो पॉइंट आ गया जहाँ पे हम चाहते थे कि हमारे पास पूरी की पूरी डायपोल हो जाए। अगर हम पीछे से करंट ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर फिर भी, क्योंकि एक परमानेंट मैग्नेट है, इसके डायपोल मोमेंट फिर भी अलाइन रहेंगे। तो हम कहते हैं कि अब जो इसके अंदर मैग्नेटिज्म है वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाई भी थी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये अगर हमारे पास इस तरह से पहले करंट वोल्टेज इस तरह गई, ये मैक्सिमम वो पॉइंट था जहां पर आपकी तमाम डायपोल मोमेंट जो है वो अलाइन हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब आपने क्या किया, अब आपने वोल्टेज डिक्रीज करना शुरू की, अब आपने करंट डिक्रीज करना शुरू किया, लेकिन 0 पॉइंट पे भी आके आपने ये देखा कि मैग्नेटिज्म तो वहां पर भी अभी भी है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है अंदर, क्योंकि आपके पास ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम कर रहा होता है फेरोमैग्नेटिक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जैसे करंट डिक्रीज किया, आपके पास डायपोल मूवमेंट जो कि पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थे वो अब थोड़े से ऐसे हो गए, लेकिन वो फिर भी अंदर मैग्नेटिज्म रहा, वो अपनी दोबारा डायरेक्शन में नहीं आए, पुरानी डायरेक्शन में नहीं आए। तो आपने कहा कि 0 भी जब हमने वोल्टेज कर दी फिर भी मैग्नेटिज्म अंदर रहा, और वो मैग्नेटिज्म आपके पास है जी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से डायपोल मोमेंट अपनी पुरानी इनिशियल डायरेक्शन में आ जाए, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी कि हम अब बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। अगर हम पहले जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहे थे करंट, अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट देंगे, मतलब हम बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, अब हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे। अब आपने जैसे ही नेगेटिव की पोलैरिटी को चेंज किया, आपने बैटरी की पोलैरिटी चेंज की, अब जो करंट पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था अब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो एक टाइम आएगा जहां पे आपके पास दोबारा से डायपोल मूवमेंट अपनी पुरानी डायरेक्शन में आ जाएंगे। फिर आपके पास क्या होगा कि जैसे ही वो वाला आपके पास जो ये वाली थी आपके पास, ये आपके पास जहाँ पे मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आना शुरू हुआ, डायपोल मूवमेंट दोबारा अपनी इनिशियल हालत में आ गए।
जैसे ही नेगेटिव मैक्सिमम पे आप गए, वहाँ पर फिर डायपोल मोमेंट जो है वो अपनी पुरानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए, क्योंकि अब आपने करंट चेंज कर दिया था। पहले क्लॉकवाइज, अब आपने एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, अब नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन हो गई। अब आपके पास डायपोल मोमेंट दोबारा से जो है वो अपनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए, और उसके बाद आपके पास ये वो वाला पॉइंट आ गया जहाँ पर तमाम के तमाम जो डायपोल्स थे, ये ई पॉइंट, वो अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए जब आपने पोलैरिटी बैटरी की चेंज की, उस डायरेक्शन में आ गए। फिर आप चाहते थे कि दोबारा से डायपोल मोमेंट अपनी दोबारा इनिशियल हालत में आए, आपने फिर पोलैरिटी जो है वो कम की, आपने पहले यहाँ मैक्सिमम पहुँच गए, फिर अब आपने डिक्रीज किया करंट, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ गए, और उसके बाद आप फिर यहाँ पे ज़ीरो पर आ गए। तो एक्चुअली दिस कर्व इज एक्चुअली द हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे भी तो आप देखेंगे कि उन्होंने कहा देन वी विल डिक्रीज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, नाउ वी डिक्रीज इट एट जीरो, मीन्स फर्स्ट वी इंक्रीज देन वी डिक्रीज। ठीक है, वी थॉट दैट फ्रॉम टेकिंग क्यू टू जीरो डायपोल वुड गो टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, हमने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया। लेट मी शो यू कि हमने कैसे लिखा। हमने कहा जी व्हेन ए सी पाथ फॉलोड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहा, फॉर जीरो रेसिडुअल वी विल इंक्रीज एच इन नेगेटिव डायरेक्शन, इट मीन्स वी आर गोइंग टू रिवर्स द करंट डायरेक्शन बैटरी पोलैरिटी। अब जो पहले साउथ यहाँ था, नॉर्थ यहाँ था, अब साउथ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अब ये बन गई, क्योंकि अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और हर लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, नॉर्थ ऊपर आ रहा है, साउथ नीचे आ रहा है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ बन रही है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अब ऊपर वाली साइड पे बन रही है। जब ऊपर वाली साइड पे इसकी डायरेक्शन बनेगी तो आपके पास जो है, आप कहेंगे मैग्नेटिज्म डिक्रीज हुआ, रेसिडुअल जीरो हो गया, फिर ऑडी पे आ गया, मतलब आपके पास अब ये वाली डायरेक्शन थी, आपने फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की, क्योंकि अब नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने इंक्रीज की। अब क्या हुआ कि दोबारा से जो मैग्नेटिक फील्ड पहले इस डायरेक्शन में थी, अब इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ गए, और उस पॉइंट पे जहाँ पर तमाम के तमाम डायपोल मोमेंट जो है वो दोबारा से जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो उस पॉइंट को हम डी कह देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, और इस तरह से हमारे पास एक पूरी लूप आती है जिसको हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं।